हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो एडिटोरियल 25 ऑफ मई 2024 की बात करते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड है और यहाँ पे आरबीआई ने एक तरीके से पूरी मौज एक तरीके से कर दी है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी बनेगी, ठीक है, उसके लिए काफ़ी मौज एक तरीके से कर दी गई है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा एक एक्स्ट्रा एड एक तरीके से दी गई है। नेक्स्ट गवर्नमेंट का जब फॉर्मेशन होगा 4 जुलाई के बाद, जो गवर्नमेंट नेक्स्ट 4 जून में, जुलाई में नेक्स्ट इंटरिम बजट जो है आने वाला है। इंटरिम बजट मैं आपको बता चुका हूँ कि अंतरिम बजट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, जब सरकार चेंज होने वाली होती है या इलेक्शंस होते हैं तो आधे समय के लिए ही बजट बनाया जाता है, जितने समय तक इलेक्शंस होंगे। उसके बाद का बजट नेक्स्ट ईयर का पूरे साल का नहीं बनाया जाएगा, फिर वो भी इंटरिम बजट होगा। तो दो इंटरिम बजट्स आपको इस फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 2024 टू 25 जो है आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग इंटरिम बजट्स। अब यहाँ पे देखें बजट, ये हमारा क्या कह रहा है एडिटोरियल आज का, वेलकम बाउंटी। अब यहाँ पे बाउंटी जो है क्या होता है, बाउंटी का मतलब होता है एक तरीके से उपहार आप बोल सकते हो बाउंटी का। ठीक है, दानशीलता बोल सकते हो, उदारता बोल सकते हो बाउंटी का मतलब। ठीक है, ऑन आरबीआईज रुपीज 2.11 लाख करोड़ रुपीज ट्रांसफर टू द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब इतने रुपए केंद्रीय जो सरकार है उसको जो है दिए गए हैं नहीं, आगे देगा आरबीआई, उसने अनाउंस कर दिया है अभी। ठीक है, लास्ट में हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। The RBI's transfer of surplus should help next government start confidently। लास्ट लाइन भी हमारी एडिटोरियल की यही सेम लाइन होगी। तो आरबीआई ने जो ट्रांसफर किया है, आरबीआई ने जो ये इसके लिए एक जो है एक वर्ड आता है हिंदी में, अधिशेष। अधिशेष, ठीक है, ये जो अधिशेष जो आरबीआई ने ये एड, ये हेल्प जो आरबीआई ने दी है, इसके कारण, इसके ट्रांसफर से, ट्रांसफर का मतलब होता है हस्तांतरण। ये जो है इकोनॉमिक्स में वर्ड्स होते हैं, हिंदी में डिफिकल्ट होती है इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। इंग्लिश में सुनते रहते हैं हम उन वर्ड्स को, बट हिंदी में हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो जो ये हस्तांतरण एक तरीके से दिया गया है अधिशेष का आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, अगली जो सरकार होगी ना, वो कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से शुरू करने में अपने आप को, उसको जो है काफ़ी यहाँ पे मदद आपको देखने को मिलेगी, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी उसको। ठीक है, अब देखते हैं अपना डिटेल में। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिन जो समझ में ना आए, कमेंट कर देना। समझ में ना आए तो थोड़ा सा स्पीडली मैं यहाँ पे चलने वाला हूँ। ठीक है, द डिसीजन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज बोर्ड टू ट्रांसफर ए रिकॉर्ड सरप्लस ऑफ ऑलमोस्ट 2.11 लाख करोड़ रुपीज टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ 2023 to 24 will serve as a welcome shot in the arm for the new government with when it presents its budget in July। अब देखो बजट कहाँ पे पेश होगा, नेक्स्ट इंटरिम बजट यहाँ पे ऐड करना चाहिए था एक वर्ड। तो इंटरिम नेक्स्ट वर्ड अंडरस्टूडेबल भी है, क्योंकि इलेक्शंस के बाद नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी इंटरिम बजट लेके आएगी पहला अपना। ठीक है, तो जुलाई के अंदर जो बजट पेश करेगी नेक्स्ट गवर्नमेंट या न्यू गवर्नमेंट जो पेश करेगी बजट, वो जो है एक कॉन्फिडेंटली जो है अपना बजट पेश करेगी। अब पूरी लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड के द्वारा 2023 और 24 के लिए केंद्रीय सरकार को लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ अधिशेष हस्तांतरण करने का जो डिसीजन, जो निर्णय नई गवर्नमेंट के लिए लिया गया है, वो एक स्वागत शॉट के रूप में आप उसको बोल सकते हैं। स्वागत शॉट के रूप में काम करेगा। शॉट मतलब क्रिकेट में शॉट होता है ना, बेस्ट शॉट लगता है, सिक्स जाता है जिसपे, पहली बॉल पे सिक्स है, ये एक तरीके से न्यू गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, वो एक मतलब एक स्वागत शॉट के रूप में जो है काम करेगा, जब वो जो है नेक्स्ट जो अपना इंटरिम या पहला जो बजट अपना पेश कर रही होगी, कब, जुलाई 2024 के अंदर। ठीक है, मोर देन डबल द प्रीवियस ईयर्स 87,416 करोड़ पे आउट रुपीज
payout as well as the 1.02 lakh crore rupees dividend come surplus receipt from the banking and financial system and RBI that was penciled into the interim union budget for 2024-25. The transfer should give the next financial minister for a fair bit of elbow room when computing the spending and फिस्कल मैथ, फाइनेंशियल और फिस्कल लगभग एक जैसी बात होती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, स्पीडली मैं इसको आपको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूंगा। पेंसिल्ड एक तरीके से दंडित जो है आप इसका बोल सकते हो, और कोई वर्ड नहीं आया ना, ठीक है। अब इसको पूरा समझने की कोशिश करो। देखो, अब जो बजट दिया जाएगा अप्रोक्सीमेट 2.11 करोड़ रुपीस का एड जो है दिया गया है नेक्स्ट गवर्नमेंट को शुरुआत में ही। पहले क्या दिया गया था, पहले दिया गया था 87,416 करोड़ रुपए का, तो उससे तो लगभग डबल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, लगभग डबल बोल सकते हो, ठीक है ना। तो लगभग आप डबल बोल सकते हो इस बजट को, तो उस हिसाब से एक एक्स्ट्रा शॉर्ट या एक फायदे वाला शॉर्ट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो पिछले वर्ष में जो 87,416 करोड़ रुपए का जो बजट या भुगतान दिया गया था, उसका दुगने से अधिक बोल सकते हो आप इसको, या दुगना बोल लो आप इसको समझने के लिए। उसके साथ साथ बैंकिंग और जो फाइनेंशियल सिस्टम है या फिस्कल जो मैथ है या फाइनेंशियल सिस्टम जो है, ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, हाँ, बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम को आप क्या कहोगे हिंदी में, फाइनेंशियल सिस्टम को कहोगे आप लोग, क्या होता है वो दिमाग से एक तरीके से निकल गया, फाइनेंशियल सिस्टम को क्या बोलते हैं, चलो आ जाएगा मुझे ध्यान में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल सिस्टम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम जो है बैंक और जो अपना फाइनेंशियल जो सिस्टम है, हाँ आ गया याद, वित्तीय जो प्रणाली है, ठीक है, वित्तीय प्रणाली, फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय जो प्रणाली है वो जो है क्या करेगी, आरबीआई से 1.02 लाख करोड़ रुपए लाभांश सह अधिशेष प्राप्तियां। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था, कहाँ पे गया, ये रहा, इसको बोलते हैं लाभांश सह अधिशेष। अधिशेष जहां पे वर्ड आपको देखने को मिले मतलब पैसे से संबंधित है, सरप्लस मतलब फायदा होता है, ठीक है। तो लाभांश सह अधिशेष प्राप्तियां, प्राप्तियां मतलब जब हमें कुछ प्राप्त होता है, पैसे फाइनेंशियली जब हमें कुछ प्राप्त होता है, जिसको 2024-25 के लिए इंटरिम बजट के रूप में शामिल किया गया था, और जो ये हस्तांतरण है उसको देना चाहिए, ठीक है। और जो अगला आने वाला वित्त मंत्री होगा उसको खर्च और जो राजकोषीय जो गणित है उसकी गणना करते समय काफी जो है उसको एक तरीके से फायदा आपको देखने को मिलेगा, या वो अपनी जो गणना करेगा वो काफी गुंजाइश में करेगा, उसके पास काफी मतलब ज़्यादा उसको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बजट के मामले में, क्योंकि शुरुआत में ही हर बार देखो आप, हमारा जो राजकोषीय घाटा होता है ना, राजकोष जो है हमारा लगभग घाटे में ही चलता रहता है, तो वो आरबीआई के द्वारा ये जो एड होगी 2.11 करोड़ रुपीस की, ये जो है काफ़ी मतलब नेक्स्ट जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होगा या फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ठीक है, उसको जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, वित्त मंत्री को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, उसके पास एक एक्स्ट्रा एड जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसकी स्पेंडिंग्स या फिर फिस्कल जो मैथ होगा, जो गणनीय गणना जो उसको करनी होगी, गणितीय गणना जो करनी होगी, उसमें ज़्यादा उसको हेल्प मिल जाएगी इस एड के द्वारा। द सर्ज इन ट्रांसफरेबल सरप्लस रिफ्लेक्ट्स द प्रूडेंट assessed management approach adopted by the Indian Central Bank मतलब RBI at a time of lingering global uncertainty and widespread policy tightening by central banks worldwide seeking to the restore price stability। यहाँ पे समझने की बात पता है क्या है, देखो
समझने की बात यहाँ पे ये है कि उसके पास फ़ायदा है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, किसके पास नेक्स्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उसके पास काफ़ी मतलब उसको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा पैसे के मामले में, ठीक है? उसको एक एक्स्ट्रा एड दी गई है शुरुआत में ही, ठीक है? इंटरिम बजट में ही उसको एक एक्स्ट्रा एड जो है यहाँ पे दी गई है, न्यू गवर्नमेंट को कह लो एक एड दी गई है। लेकिन यहाँ पे जो ये दूसरी लाइन हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इस वर्ड की बात करते हैं, सर्ज की। ये नाउन के रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया है और इसका मतलब आप आवेश बोल सकते हो, ठीक है? मौज बोल सकते हो, मौज बोल सकते हो। एक वर्ड और इसके लिए मैंने देखा, रेला। अब ये तो भूल जाओ क्या होता है। मौज या फिर आवेश इसको बोल सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बात जो है यहाँ पे बताई गई है, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या बात बताई गई है? जो भी ये ये पैसा जो हस्तांतरित किया जाएगा, ये जो हस्तांतरण जो ये ट्रांसफरेबल सरप्लस है, मतलब हस्तांतरणीय जो अधिशेष है, उसके अंदर जो वृद्धि की गई है भारतीय केंद्रीय बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, उसमें जो अपनाया गया उसका विवेकपूर्ण जो परिसंपत्ति प्रबंधन है, ये उस दृष्टिकोण को दर्शाता है। जब वैश्विक अनिश्चितता और मूल्य स्थिरता बहाल करने के लिए दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक हैं, वो अपने आप में एक व्यापक नीति के साथ जो है चल रहे हैं या एक रूढ़ या सख्ताई से जो है चल रहे हैं, टाइटनिंग बरत रहे हैं, सख्ताई बरत रहे हैं दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक या भारत का जो सेंट्रल बैंक है, वो एक जो है तरीके से सर्ज जो है एक तरीके से दे रहा है, मौज मस्ती में एक तरीके से जो उसका फाइनेंस है उसको इस तरीके से जो है किस तरीके से लौटा रहा है, लुटा रहा है एक तरीके से मैं ये कहूँगा, ठीक है? क्योंकि पूरे विश्व भर के जो केंद्रीय बैंक है ना, वो क्या कर रहे हैं, एक संकुचन की जो नीति है उसको अपनाए हुए हैं, क्योंकि आपको फाइनेंशियल जो है रूप से थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ता है, वो काम आरबीआई का होता है, ठीक है? हमारे देश में आरबीआई का है और प्रत्येक देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो पूरे देश का फाइनेंशियल सिस्टम जो है क्या करता है, रेगुलेट करता है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे तीसरी बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो विश्व भर के जो क्या बोलते हैं उनको केंद्रीय बैंक हैं, वो एक विवेकपूर्ण जो है परिसंपत्ति प्रबंधन दृष्टिकोण को अपना रहे हैं, लेकिन जो हमारा बैंक है उसने जो है इतनी सख्ती यहाँ पे नहीं बरती है। While the specifies of the RBI's 2023-24 balance sheet will be unknown in the coming days, clearly a combination of substantial gains from higher interest income earned on its holdings of overseas securities and the gains from its interventions in the foreign exchange market to smoothen volatility volatility in the rupees moves must on contributed in swelling the surplus मतलब फायदा एक तरीके का, ठीक है? हालांकि आप ये बोल सकते हो कि आरबीआई की जो 2023-24 की जो बैलेंस शीट है, उसमें जो आने वाली जो बारीकियां थी, आने वाले दिनों में हम उसको देख सकते हैं। जो भी 23-24 के लिए अपनी जो रेपो रेट जो भी सारी चीज़ें जो कौन आरबीआई जो जारी करता है, उसके अंदर उसको आप बैलेंस शीट बोलते हो। उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो बारीकियां हमें जो है आने वाले दिनों में पता चल जाएंगी और क्लियरली स्पष्ट रूप से विदेशी प्रतिभूतियां जो हैं उनकी होल्डिंग्स का मतलब क्या होगा? होल्डिंग्स का मतलब ये होगा यहाँ पे उनको कितना रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है? ये जो यहाँ पे ओवरसीज सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूँ या इन होल्डिंग्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, ओवरसीज सिक्योरिटीज और गेन्स जो हैं फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास है, विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारे पास है, उस चीज़ की जो है बात यहाँ पे एक तरीके से की जा रही है। तो यहाँ पे विदेशी प्रतिभूतियों की जो होल्डिंग्स है ना, उस पर जो भी हमें ब्याज प्राप्त होगा, उससे जो आय प्राप्त होगी, उससे जो हमें फायदा होगा और जो हमारे पास अस्थिरता होगी, उसको सुचारू रूप से विदेशी मुद्रा बाजार में
जो आरबीआई का जो हस्तक्षेप है उससे जो लाभ प्राप्त होगा वो हमारे पास एक फायदा जो है आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से ये लाइन आपके ऊपर से गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी जो है क्या होता है, अस्थिरता, ठीक है। टी वाई एंडिंग वर्ड है, नाउन वर्ड है, परिवर्तनशीलता, अस्थिरता, ये सब मतलब हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वोलेटिलिटी के, ठीक है। कोई बात नहीं, जनरल सी बात है, इसको समझने की सिर्फ हमें कोशिश करनी है, ज्यादा इसके अंदर घुसना नहीं है, ठीक है। ओके। The weekly statistical supplement shows that as on March 29, total foreign exchange reserves, Videshi Mudra Bandar, had increased by $67.1 billion over the course of 12 months to $645.58 billion। यहाँ पे अगर आप बात करोगे साप्ताहिक सांख्यिकीय जो हमारा एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट, साप्ताहिक सांख्यिकीय जो हमारा पूरक है, उससे हमें पता चलता है कि 29 मार्च को पिछले 12 महीनों के दौरान कुल विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास कितना आया है, 67.1 बिलियन यूएसडी, ठीक है। 67.1 बिलियन यूएसडी, ठीक है। ये हमारे पास है जो है पिछले सप्ताह आप ये बोल सकते हो आया है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो 29 मार्च को पिछले 12 महीनों के दौरान कुल विदेशी मुद्रा भंडार, सॉरी पिछले 12 महीनों के दौरान की बात है ये, ठीक है। और ये आया है हमारे पास, लेकिन हमारा टोटल कितना हो गया फिर बढ़ के, टोटल हो गया हमारा 645.58 बिलियन यूएसडी हमारा टोटल हो गया, ये जो है बढ़ के, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा विदेशी भंडार अगर बढ़ रहा है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर हमारा पॉजिटिव में है तो आपको बहुत जबरदस्त चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद द RBI's prudence has also extended to the crucial provisioning done under the contingent risk buffer CRB। contingent risk buffer इसको हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक जोखिम बफर, आकस्मिक जोखिम बफर, बफर को बफर ही लिखते हैं क्या, लिख देते हैं कई बार। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, मान लो एकदम से देश के ऊपर कोई खर्चा आ जाए, जैसे कि कोविड-19 आ गया था, ठीक है ना, इस तरीके के खर्चों को बोलते हैं, ठीक है, या वैसे भी आ जाते हैं, एकदम से खर्चे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आकस्मिक जोखिम जो बफर है ना, वेयर इट हैज रेज्ड द लेवल ऑफ फंड्स सेट असाइड टू कवर फॉर एनी अनफोर्सीन कॉन्टीजेंसीज एंड रिस्क टू द इकोनॉमी। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है, समझते हैं, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ तक समझने की कोशिश करेंगे, द आरबीआई प्रूडेंस से लेके द इकोनॉमी तक समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई की जो समझदारी है वो जो CRB यानी कि कॉन्टीजेंट रिस्क बफर यानी कि आकस्मिक जोखिम बफर, उसके तहत अगर कोई भी किया गया कोई भी महत्वपूर्ण प्रावधान है उस तक भी विस्तारित हम जो है कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल सिस्टम को, जहां इसने अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी अप्रत्याशित आकस्मिकता या फिर जोखिम को कवर करने के लिए अलग से निर्धारित जो धन का स्तर है उसको एक तरीके से क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो फाइनेंशियल जो हमारा सिस्टम है, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है या फिर हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग कौन सा ईयर है वहां तक हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, थर्ड इकोनॉमी बन जाएंगे कि फोर्थ बनेंगे कि फिफ्थ बनेंगे, फिफ्थ हैं हम इस समय पे, ये मुझे क्लियर नहीं है भाई, मुझे क्लियर कर देना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है ये पक्का स्टेटमेंट है, बाकी पक्के स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि अधूरी जानकारी मुझे पसंद नहीं है देना, ठीक है, वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी जो कंट्री है वो बनना चाहती है,
ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक, ठीक है, 2025 में भी 28 है कि 25 मुझे ध्यान नहीं है, ये पक्का ध्यान नहीं है, ठीक है। तो वो बनना चाहती है, तो इस हिसाब से अगर देखें इस तरीके की जो ये हमने स्टेटमेंट अभी पढ़ी है हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, अगर कोई जोखिम वाली बात भी आ जाती है तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं, तो इससे अच्छी जो है बात आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो हमें जो इस तरीके के जो जोखिम है या आकस्मिकताएं हैं, उनके लिए हमारा जो कवर है उसको एक तरीके से निर्धारित, जो उसके लिए जो मतलब एकदम से हमारे पास कोई समस्या आ जाती है जिसमें हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, धन की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, अगर उसको हमने बढ़ा रखा है, ठीक है, या वो बढ़ा हुआ है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो अच्छी बात है। बाय रेजिंग द लेवल ऑफ प्रोविजनिंग बाय 50 basis points to 6.5% of its balance sheet size for 2023 to 24, the central bank has clearly signaled its increased confidence in the health of the domestic economy, even as it strengthens the buffer against any sudden threats to stability from unexpected developments in the global financial system. ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, मैंने रोक दिया था वीडियो को। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, क्योंकि नीचे से आवाज़ दे रहे थे तो रोकना पड़ता है भाई, हमारे पास स्टूडियो थोड़ी ना है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो जो आप ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को आप क्या कहोगे, जो पूरे विश्व का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है, पूरे पूरे विश्व भर की जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको आप ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है एक तरीके से आप कहोगे, ठीक है। बाकी ये वर्ड्स मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था, मैंने 5 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी है, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स से मुझे अप्रोक्सीमेट 18 के बाद मैंने पढ़ी नहीं, तो आप ये बोल सकते हो कि 6 साल हो गए उसको, एक वर्ड भी नहीं सुना, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। आप जब भी लगातार पढ़ते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप लगातार नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, मुझे टैकल करने में परेशानी हो रही है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वर्ड्स, जबकि मैंने 5 साल इसको पढ़ा है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, जो निर्धारित जो आकस्मिक जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो हमने धन की बढ़ोतरी की हुई है वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 2023-24 के लिए जो प्रावधान के स्तर पर हम लोगों ने 50 आधार अंक बढ़ाकर, ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट्स से बढ़ाकर जो है हमने अपनी बैलेंस शीट का आकार जो है कितना कर दिया है, 6.5% जो है कर दिया है। इससे जो हमारा जो इससे हमारा जो घरेलू जो बैंकिंग जो सिस्टम है, इससे हमारा जो घरेलू बैंकिंग जो सिस्टम है वो क्या कर जाएगा, वो थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, वो क्लियरली एक्सपेंड करेगा, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, उसको हम बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। और उस इस बात से हमें ये एक इंडिकेशन मिल रहा है कि जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी होगी उसकी हेल्थ जो है हमारी एक तरीके से सही रहेगी, वो उसका जो हेल्थ, अब यहाँ पे स्वास्थ्य थोड़ी ना कहोगे, वो जो है ठीक रहेगी हमारी। इससे हमें ये एक विश्वस्त जो है हमें यहाँ पे एक संकेत जो है हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब और यहाँ पे एक और बात इसके अंदर की गई है, यहाँ पे यहाँ तक कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे किसी भी अचानक खतरे के लिए हम जो है अपने बफर को मजबूत एक तरीके से हमने जो है एक तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। अपना जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बिल्कुल आपको ठीक यहाँ पे दिखता हुआ नज़र जो है आपको आता है। उसके बाद है फॉर द न्यू गवर्नमेंट, सॉरी, फॉर द न्यू गवर्नमेंट दैट विल एज्यूम ऑफिस आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ द ongoing general election are declared on June 4th. The bountiful surplus transfer from the RBI will give it an opportunity to raise capital spending, especially at a time, एक मिनट, at a time when the key engine of private consumption expenditure is still in search of sustained
टेल विंड्स। अब यहाँ पे बाउंटीफुल क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब उदार, उदारतापूर्ण, है ना। बाउंटी ऊपर पढ़ा था हमने, उसी से बना हुआ वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है ये, ठीक है। बाउंटीफुल बन गया, ठीक है। बाउंटी पढ़ा था हमने ऊपर, वो नाउन वर्ड था, ठीक है। बाउंटी क्या था, हमारा नाउन वर्ड था, उससे बाउंटीफुल बना दिया हमने, ठीक है। बाउंटीफुल बना दिया, ये एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थिरता बोल सकते हो आप इसको, ठीक, सॉरी, प्रचुरता बोल सकते हो, उदारतापूर्ण बोल सकते हो, ठीक है। ये सब मतलब हम बोल सकते हैं। टेल विंड्स, टेल विंड क्या होती हैं, टेल विंड आप एक तरीके से अनुपात के हिसाब से आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो टेल विंड। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, जो हमारे इलेक्शंस चल रहे हैं, इवन आज हमारे यहाँ पे इलेक्शन है 25 ऑफ मई को, ठीक है। हरियाणा में, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं, तो आज यहाँ पे मुझे वोट डालने जाना है, जस्ट अभी इस वीडियो के रिकॉर्ड करने के बाद। जब आप इस वीडियो को देख चुके होंगे, मैं अपना वोट डाल चुका हूँ। ओके, चलो फोकस करते हैं अपने सिस्टम पे, बात पे। 4 जून को जो रिजल्ट होगा हमारे जनरल इलेक्शंस का, उस रिजल्ट के बाद जो भी नई सरकार होगी, जो भी सत्ता संभालने वाली नई सरकार होगी, आरबीआई से जो वो है प्रचुर अधिशेष हस्तांतरण उसको जो मिले हैं 2.11 जो है 2.11 जो है करोड़ रुपीस के, ठीक है, ठीक है। 2.11 करोड़ रुपीस के नहीं, 1000 करोड़ रुपीस के। तो उसको जो ये एक एड मिली है, एक हेल्प मिली है एक तरीके से आरबीआई से, जो नई गवर्नमेंट होगी उसको एक एड मिलेगी आरबीआई से, प्रचुर अधिशेष हस्तांतरण उसको मिलेंगे, उससे पूंजीगत व्यय बढ़ाने का एक अवसर जो है नई गवर्नमेंट के पास होगा, खासकर ऐसे समय में जब निजी जो खपत है उसका प्रमुख जो इंजन है वो व्यय अभी भी निरंतर जो है क्या कर रहा है, एक तरीके से एक ऐसे अनुपात में चल रहा है, एक ऐसे अनुपात की तलाश में है जिससे आप जो एक्सपेंडिचर आपका जो है व्यय जो है, और आपका जो बेनिफिट्स है या फायदा है, आपने इकोनॉमी को किस तरीके से चलाना है, उस चीज को जो है बेस्ट वे में नई गवर्नमेंट के पास देखने का एक मौका होगा। क्योंकि क्या होगा, उसको एक एड मिल रही है, एक जो है फायदा, एक जो है बैलेंस करने के लिए एक मौका जो है न्यू गवर्नमेंट के पास होगा। द अपॉर्चुनिटी टू यूज सम ऑफ द एडिशनल बोनेंजा। बोनेंजा क्या होता है, अप्रत्याशित लाभ, समृद्धि, संपन्नता, ठीक है। ओके, टू ब्रिज द फिस्कल गैप। फिस्कल गैप किसको बोलते हैं, फिस्कल गैप उसको बोलते हैं जब आपके एक्सपेंडिचर आपके इनकम से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिस्कल गैप मतलब वो माइनस हो गया फिस्कल, ठीक है। और जब आपके एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से कम होते हैं तो फिस्कल जो है आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो उस फिस्कल गैप को पॉजिटिव रखना है, ना कि नेगेटिव रखना है। और वो कब होता है, जब हमारे, अगर मैं कंट्री के वे से देखूं तो एक्सपोर्ट्स अगर हमारे ज्यादा होंगे और इम्पोर्ट्स हमारे जो है कम होंगे, तो फिस्कल जो हमारा होगा वो पॉजिटिव रहेगा। अभी क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। इसका मतलब इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स हमारे कम हैं, ठीक है। ओके, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास जो है कम आता है। अगर इस एडिटोरियल की माने तो हमारे पास ठीक ठाक है सिस्टम। ओके ओके, वो हमारा अंदरूनी सिस्टम की बात कर रहा है, विदेशी व्यापार की यहाँ पे बात नहीं चल रही है, हमारे देश के अंदर की बात चल रही है, ठीक है। तो फिस्कल गैप कैन ऑल्सो हेल्प स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियस एंड reassure investors of its continent commitment है रे भाई, commitment to the fiscal consolidation roadmap। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे जो हमारा राजकोषीय जो अंतर है, फिस्कल जो डेफिसिट है या फिस्कल जो गैप है, राजकोषीय जो हमारा अंतर है, उसको हम हटाना चाहते हैं, उसको पाटना चाहते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे, पाटना, ठीक है। उसको पाटने के लिए कुछ जो है हमें अतिरिक्त बोनस का प्रयोग करने का जो अवसर है, सरकार के वित्त को मजबूत करने के लिए और निवेशकों को राजकोषीय समेकन जो रोड मैप है उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त करने में भी
हम जो है मजबूत कर सकते हैं। मतलब ये काफ़ी फ़ायदेमंद बात जो है न्यू गवर्नमेंट के लिए रहेगी या रह सकती है। उसके बाद क्या है, द आरबीआई हैज़ इन इट्स ओन क्वाइट वे पेव्ड। पेव्ड का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब पक्का या फिर प्रशस्त आप उसको बोल सकते हो। प्रशस्त या पक्का आप इसको बोल सकते हो। द पाथ फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट टू स्टार्ट विद कॉन्फिडेंस इन द रिजिलियंस ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे यही बात है, मैंने बताया था कि जो आपका सब टाइटल था वो लास्ट लाइन भी आपको देखने को मिलेगी कि आरबीआई ने अपने शांत, बिल्कुल शांत तरीके से जो है नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए अर्थव्यवस्था की एक जो है लचीलेपन में जो है विश्वास के साथ शुरुआत करने का एक जो है मार्ग है ना, वो एक तरीके से प्रशस्त कर दिया है। रेजिलियंस उसके अंदर जो है एक तरीके से डाल दी है, कॉन्फिडेंस वाली। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बट यहाँ पे आरबीआई की बात करें तो मुख्यालय इसका कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उसके बाद इसके जो राज्यपाल हैं शक्तिकांत दास जो है इसके राज्यपाल हैं। इसमें प्रमुख लोग कौन कौन हैं? एक तो कांत दास हो गए, ठीक है। उसके अंदर फिर उप गवर्नर भी होते हैं। श्री एम राजेश्वर राव ये एक नाम है। श्री स्वामीनाथन जे ये दूसरा नाम है। श्री टी एन रवि नहीं है, टी रवि शंकर जी हैं और फिर एम डी पात्रा है। तो 4 यहाँ पे आपको गवर्नर के साथ जो है आपको 4 उप गवर्नर आपको देखने को मिलते हैं। 4 + 1 इक्वल्स टू 5 टोटल जो है यहाँ पे देख-रेख करने वाले मेंबर्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो आज के एडिटोरियल में आज की बात यहीं तक रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल होगा उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जीभ फंबल कर जाती है या फिर क्या होता है जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आ गया, कभी राजनीति से रिलेटेड आ गया, एडिटोरियल किसी भी चीज़ से रिलेटेड आ जाता है। कई बार ऐसा होता है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, बट मैं उस समय पे मान लेता हूँ कि मुझे इस चीज़ का फ़िलहाल पता नहीं है, या मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा स्किल आईक्यू की तरफ से या मेरे पर्सनल हैंडल की तरफ से कि ये चीज़ होगी। फ़िलहाल व्यूज़ भी नहीं है, ठीक है? इसका मैं दोष नहीं दे सकता कि व्यूज़ नहीं है, व्यूज़ तभी आएँगे जब आप बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे, बट धीरे-धीरे ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। मेरी भी बेस्ट आपको देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जो है बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी होती जाएगी जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। तो आप मुझे मौका दें अपना बेस्ट देने का, तो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? कमियाँ आप तभी निकालें जब आप मुझे मौका दे रहे हो, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।